हमारे साथ में पूर्व डीडीजी और वर्तमान में अगर देखा जाए तो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, सीएससी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर AK सिंह। हम बात करेंगे, हाथ में प्याज है तो आप सोचेंगे कि प्याज पे ही बात होगी, लेकिन प्याज से अलावा भी बात हो सकती है। लेकिन प्याज को यूपी में बढ़ाने का सबसे बड़ा काम सर ने किया है, और किस तरीके से काम किया है हम इनसे बात करेंगे। सर, हाथ में आपने प्याज लिया है, प्याज भी दो कलर की है, डार्क रेड है और लाइट पर्पल है, क्या है बात? देखिए, प्याज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, खाने की दृष्टि से भी और किसानों की आय को बढ़ाने की दृष्टि से भी। और इसके अलावा जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश शासन की परिकल्पना है कि कैसे फसल में विविधीकरण करके किसानों की आय को बढ़ाया जाए, और ताकि हमारी इनकम बढ़े। और पोषक तत्व जो इसमें होते हैं उसके बारे में तो बात नहीं, भरा हुआ है इसमें। और हम लोग चाहते थे कि जो प्याज का उत्पादन 1, 2, 3 राज्यों में केंद्रित है, कुल उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा उन राज्यों में होता है। उत्तर प्रदेश में उसकी तुलना में और क्षमता के हिसाब से उतना उत्पादन नहीं हो रहा था। तो हमने यही प्रयास किया कि कैसे जो है हमारा जो प्याज और लहसुन पे एक हमारा ICAR का संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान है, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में किसानों को प्याज के माध्यम से जोड़ा जाए। तो उस समय तक जितनी भी प्रजातियां विकसित की गई थी और उसके उत्पादन से संबंधित तकनीकियों को हम लोगों ने किसानों के साथ पहुंचाया। किसानों को कई वर्षों तक उनसे हाथ मिला करके तकनीकी जानकारी दी, कैसे खेती की जाए, नर्सरी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे अगर कीड़ों का प्रकोप होता है, बीमारियों का प्रकोप होता है तो कैसे उससे निजात पाया जाए। इस तरीके से हम लोग छोटे स्तर पर शुरू किए थे, लेकिन आज किसानों की संख्या कई हजार हो गई है। हज़ारों एकड़ से ज़्यादा ये क्षेत्रफल है प्याज का, और किसान इतने खुश हैं कि हमें यही बताया गया है कि आज की तारीख में कि एक एकड़ से किसानों का जो शुद्ध मुनाफा है, नेट इनकम है, वो करीब 70 से 80-85 हज़ार के हिसाब से हो रही है। और आप देखें, और ये फसल कितने दिनों की है? 3 महीने, 3.5 महीने। अगर आपकी 100 दिन में, 110 दिन में आपको 80-85 हज़ार का शुद्ध मुनाफा हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो परंपरागत फसल चक्र की प्रणाली है इन क्षेत्रों में, उसमें इतने कम समय में इतना उपज नहीं होती है, इतना फ़ायदा किसानों को नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि इसका दूरगामी परिणाम देखिए कि इसके बढ़ने से खरीफ सीज़न में प्याज की उत्पादकता बढ़ी, इस क्षेत्र से इस प्याज का उत्पादन बढ़ा। इसके होने से प्याज का आयात करीब 0 पे आ गया है। नहीं तो खरीफ और लेट खरीफ की फसल अगर फेल हो जाती है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल, जिस ज़्यादा खेती मध्य महाराष्ट्र में होती है, अगर वहाँ पे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, तो इस प्याज की फसल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती थी। इसलिए हिंदुस्तान को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन अब ये नया क्षेत्र विकसित हुआ, क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों की रुचि बढ़ती जा रही है। इससे देश में अब प्याज का आयात मेरे हिसाब से भविष्य में कभी नहीं होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की आय बढ़ेगी। अब हमारे किसान प्याज से संबंधित जानकारी के बारे में एकदम शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, और उनको अब पता है कि नई फसल को अडॉप्ट करने में, इसको अपनाने में फ़ायदा है। वैज्ञानिक विधि से खेती का प्रयोग कर रहे हैं किसान, इसलिए उनकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति लगातार बनी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि संख्या बढ़ेगी, क्योंकि प्याज एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग हम लोग घर में प्रतिदिन हर खाने में, सब्जी में डाला जाता है। और एक बहुत अच्छा विकास हो रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है कि हमारे प्याज की मांग यूरोपीय देशों में बढ़ रही है, एशिया के कई देशों में इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसलिए अगर भविष्य की जब हम उसका विश्लेषण करते हैं डेटा का, कैसे क्या ट्रेंड है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अतः किसानों की संख्या बढ़े, क्षेत्रफल बढ़े, और हमारे देश का उत्पाद हमारे पड़ोसी देशों में जाए और यूरोपीय देशों में जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए।
ठीक है बहुत बहुत सर। धन्यवाद। आप कुलपति भी हैं, तो आप जो आपके अनुभव हैं, तो उसका एक विश्वविद्यालय को कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है और वहाँ किन नई चीज़ों पे काम हो रहा है? ये विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है मुख्यालय, और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की कृषि की संबंधित जानकारी और उनकी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए हम लोग तकनीकी विकास करते रहते हैं। इसके साथ ही हम लोग पढ़े लिखे विद्यार्थियों को पैदा करते हैं एमएससी, पीएचडी और बीएससी के लिए। और ये हिंदुस्तान का सबसे पुरातन कॉलेज है और इसका इतिहास रहा है, और किसानों के साथ जुड़ करके ढेर सारी प्रजातियां वहाँ पे विकसित की गई थी, और जो कि आज भी किसानों में प्रचलित हैं। और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं गेहूं की क्षेत्र में ख़ास तौर से, कि गेहूं के क्षेत्र में थोड़ा सा इधर आ जाओ। कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास किया जा रहा है। आईसीआर के संस्थानों में भी, गेहूं के संस्थानों में भी, दूसरे विश्वविद्यालय भी लगे हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने एक हलना किस्म निकाला था आज के 20 साल पहले, जिसकी डिमांड आज भी है, कि बढ़ते हुए तापक्रम में भी उसकी उत्पादकता साढ़े 3 टन 4 टन के आसपास है, जो कि राष्ट्रीय उत्पादन, जो गेहूं का राष्ट्रीय औसत उत्पादन है, उससे कई गुना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसी प्रकार से मटर की वहाँ पे AP3 आज़ाद बीज जिसको कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में AP3 की बीज की डिमांड इतनी है कि कहने की बात नहीं। हम लोगों को उसके लाइसेंसिंग से ही कई 100 लाख मिल चुके हैं अभी तक हम लोगों को। तो ये थे CSA यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर AK सिंह। इन्होंने बताया कि किस तरीके से विश्वविद्यालय ने इस तरह की वैरायटियां डेवलप की हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मटर हो, और वर्तमान में AI तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र में काम हो रहा है, और इसका भी फ़ायदा किसानों को मिलेगा, और इसका भी फ़ायदा कहीं न कहीं हमारी उत्पादकता बढ़ाने में मिलेगा। और सरकार जो कहती है कि किसानों की आय दुगना करना है, तो उसमें विश्वविद्यालयों का, खासतौर से जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनका रोल बहुत बड़ा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।